विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं जाल की महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। शाखा जाल का वह भाग होता है जिसके सभी घटकों में समान रूप से धारा बहती है। यानी कि एक समान धारा आई अगर एक घटक में बह रही है तो दूसरे घटक में भी उतनी ही धारा बहेगी, तो वह भाग मिलके उन सब घटकों से मिलकर एक शाखा का निर्माण होता है। दूसरा हमारा परिभाषा है संधि या नोड की। वह बिंदु जहाँ पर कि बहुत सारी शाखाएं आकर मिलती हैं संधि कहलाता है या नोड कहलाता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जहाँ बहुत सारी आके जिस बिंदु पर धाराएं मिलती हैं वो बिंदु हमारा संधि कहलाता है या नोड बिंदु कहलाता है। पाश या लूप, जो बहुत सारी शाखाओं से मिलकर बना एक बंद लूप कहलाता है पाश या लूप। जब हम सर्किट एनालिसिस करते हैं तो हम या तो नोड एनालिसिस करेंगे या पाश एनालिसिस करेंगे, लूप एनालिसिस करेंगे। जाल के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं से हम परिचित होना चाहेंगे। पहला बिंदु है सर्वनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन बिंदु। अब कॉमन पॉइंट क्या चीज़ है कि जब आप दो लूप ले रहे हैं और उन दोनों को जोड़ के एक जाल बना रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर ये दोनों लूप आकर मिलते हैं। और ये दोनों लूप इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि दोनों लूपों को जब आप जोड़ रहे हैं तो धारा कंटिन्यूअस रहे, इसके लिए एक बिंदु का कॉमन होना ज़रूरी है। जब दो से अधिक लूप होते हैं तो ये हमारा बिंदु कहलाता है सर्वनिष्ठ बिंदु, और अगर दो ही लूप होंगे जिन्हें हम आपस में जोड़ रहे हैं तो यह बिंदु कहलाता है उभयनिष्ठ बिंदु। जैसे कि अपन देखें कि हम ट्रांजिस्टर की जब आप बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर में हम 3 प्रकार के परिपथ बनाते हैं: उभयनिष्ठ संग्राहक, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। तो यानी कि इस स्थिति में हमारे पास 2 लूप बनते हैं। एक लूप इनपुट का होता है, दूसरा लूप आउटपुट का होता है। तो ऐसे में जो एक इनपुट और आउटपुट के लूप में धारा की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हम एक टर्मिनल को कॉमन लेते हैं। कॉमन कलेक्टर में हम, कॉमन संग्राहक में हम, उभयनिष्ठ संग्राहक में संग्राहक को कॉमन टर्मिनल के रूप में लिया जाता है। कॉमन उत्सर्जक में उत्सर्जक को कॉमन टर्मिनल के रूप में लिया जाता है। और आपके पास कॉमन एमिट बेस में आधार को एक कॉमन टर्मिनल के रूप में लिया जाता है। दूसरा बिंदु है भू संपर्क बिंदु। अब भू संपर्क बिंदु जब हम संधियों से में वोल्टा निकालना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम कोई ना कोई बिंदु ऐसा लें जिसके सापेक्ष ही सारी वोल्टाओं का मापन किया जाए, और जनरली यह पॉइंट हमारा भू संपर्कित बिंदु होता है। यानी कि जो लोअर पोटेंशियल पे होता है ज़्यादातर हम उस बिंदु को भू संपर्कित करते हैं। वैसे भी अपने सर्किट को बचाने के लिए हमें अर्थिंग आवश्यक होती है, तो हम जो भी वोल्टेजेस निकालते हैं वो भू संपर्क बिंदु के साथ निकालते हैं। तीसरा बिंदु है अभिगम्य बिंदु, असेसिबल पॉइंट। असेसिबल पॉइंट मेरा जाल का वो बिंदु है नेटवर्क का जहाँ पर कि मैं आपके पास जो परिपथ में जो भी घटक हैं, बहुत सारे घटक होते हैं, लेकिन हम कौन कौन से घटकों को बाहरी परिपथ से जोड़ सकते हैं, बाहरी पथ से हटा सकते हैं, जिन पर हम वोल्टा माप सकते हैं, धारा मापन कर सकते हैं, वो सब बिंदु में मेरे लिए उस जाल के असेसेबल पॉइंट होते हैं। अब अगले कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के पास सर्किट से रिलेटेड हम बात करें तो है खुला परिपथ बिंदु, बंद परिपथ बिंदु। जब सर्किट की मैं बात करती हूँ तो खुला परिपथ, जैसे हम कहते हैं बैटरी खुले परिपथ में है तो उस पर जो मापी गई वोल्टा है वो ईएमएफ होती है, यानी कि खुले परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है, लेकिन वोल्टा का मापन आप कर सकते हैं। और बंद परिपथ बिंदु वो जब आप 2 पॉइंट्स को जोड़ देते हैं परिपथ के तो वो दोनों पॉइंट कॉमन हो जाते हैं, और ऐसे में वहाँ वोल्टा का मापन नहीं कर सकते हो लेकिन धारा बहती है। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं बंद परिपथ बिंदु। और सामान्यतः हम देखते हैं कि इस बंद परिपथ बिंदु में वोल्टा का मापन नहीं होता, लेकिन अगर कहीं हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट, हमने बहुत बार सुना है कि शॉर्ट सर्किट लग गया इसलिए आग लग गई। उसकी वजह यही होती है कि वोल्टा तो शून्य हो जाती है लेकिन धारा एकदम तेज़ी से बढ़ती है, और उस तेज़ी से धारा बढ़ने की वजह से ऊष्मा इतनी उत्सर्जित होती है कि आपके पास उस सर्किट में आग लग जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। अब कुछ हम स्रोतों की भी बात कर लें तो आदर्श डिस्ट वोल्टा स्रोत क्या है मेरे पास, और आदर्श धारा स्रोत क्या है। तो आदर्श डिस्ट वोल्टा स्रोत मेरे पास वो है, हमारा उद्देश्य वोल्टा मापन का होता है कि हम लोड कितना भी परिपथ में मापन के लिए लगाएं, लेकिन वोल्टा का मान एक्चुअली जो मेरे पास स्रोत से आ रही है उसकी वोल्टा का मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इसलिए आदर्श वोल्टा परिपथ को जब हम परिपथ संकेत में दिखाते हैं तो हम मानते हैं कि उसके सीरीज़ में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और उस प्रतिरोध का मान अगर शून्य हो जाए,
व्यवहारिक रूप से हालांकि एकदम शून्य तो नहीं होता, लेकिन शून्य के करीब हम उसको ले जा सकते हैं। इस तरह से करने से हमारा जो वोल्टा स्रोत है वो आदर्श वोल्टा स्रोत बनेगा कि अगर आपके पास जो वोल्टा स्रोत के सीरीज़ में जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है अगर वो ज़ीरो हो जाए तो। अब दूसरा स्रोत है हमारे पास आदर्श धारा स्रोत, और धारा स्रोत को व्यवहारिक रूप में हम रेजिस्टेंस उससे जुड़ा हुआ दिखाते हैं, जैसे कि वोल्टा स्रोत में भी हम उससे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम आदर्श धारा स्रोत में उसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, जुड़ा हुआ दिखाते हैं। अगर ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध अनंत हो जाए तो जैसा कि दूसरे सर्किट से मेरा जो हमने परिपथ एक दिखाया है कि एक धारा स्रोत के साथ एक इंटरनली में हमने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ दिखाया है और एक लोड दिखाया है। तो लोड में जो धारा जा रही है वो I माइनस आई डैश जा रही है, लेकिन अगर R आपके पास इनफाइनाइट हो जाए तो उस R में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी आई डैश का मान शून्य हो जाएगा। तो लोड में से जो धारा बहेगी वो I ही होगी। लेकिन हम जैसे कि दोनों आदर्श वोल्टा स्रोत और आदर्श धारा स्रोत में जो हमने ग्राफ खींचे हैं लोड के साथ वोल्टा और धारा के, उसमें हमें साफ दिख रहा है कि आदर्श वोल्टा के बराबर व्यवहारिक वोल्टा नहीं होती है। प्रायोगिक रूप से वोल्टा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये है वास्तविक स्थिति हमारी कि आदर्श धारा स्रोत और आदर्श वोल्टा स्रोत हमारे पास क्या होते हैं। और अगला हमारा है कि हम जो नियम यूज़ करते हैं वो जनरली ओम का नियम ही यूज़ किया जाता है, और ओम के नियम से हम परिचित हैं कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू R। और यहाँ जनरली हम R को जड़ से रिप्लेस करते हैं, इम्पीडेंस से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परिपथ में प्रतिरोध के अलावा कैपेसिटेंस भी जोड़ सकते हैं, इंडक्टेंस भी जोड़ सकते हैं। तो इन सब का जो समाहित रूप मुझे प्रतिरोध का मिलता है, धारा में जो मार्ग में आने वाली बाधा का रूप मुझे मिलता है वो प्रतिबाधा का रूप होता है। इसलिए ओम के नियम को हम रिप्लेस कर सकते हैं V इज इक्वल टू आई जेड से, या फिर अगर मैं धारा का मान निकालना चाहूँ तो वो मान हो जाएगा वी वाई। तो ये दो रूप ही हम हमेशा यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू आई जेड वाली फॉर्म और आई इज इक्वल टू वी वाई वाली फॉर्म। और कौन सी फॉर्म हम कब यूज़ करेंगे ये हम बात करेंगे जब हम किरचॉफ के नियमों को हम परिपथ में लगाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम परिचित होंगे हम किरचॉफ के नियमों से। और किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी नोड पर जहाँ हमने देखा कि बहुत सारी शाखाएं और शाखा वो जिसमें कोई धारा समान धारा बहती है, तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी नोड पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे कि हमने एक दिखा है कि P बिंदु है, यहाँ पर बहुत सारी धाराएं आके मिल रही हैं, तो जो नोड की तरफ धाराएं आती हैं उन्हें हम धनात्मक मानते हैं, जो नोड से दूर जाती हैं धाराएँ जनरली हम उन्हें ऋणात्मक मानते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए कुल धाराओं का योग चूँकि शून्य होना चाहिए, तो ये मान हो जाएगा I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपके पास I1 धारा प्रवेशी है, I3 धारा नोड पे प्रवेश कर रही है, I4 धारा और I6 धारा बिंदु P पर नोड पर प्रवेश कर रही है, जबकि मेरे पास I2 और I5 धाराएं नोड से बाहर की ओर जा रही हैं। इसलिए हमने इसको इस रूप में प्रदर्शित किया है। यह नियम अगर हम देखें तो जो धारा है वो एक्चुअली क्या है? धारा है आवेश प्रवाह की दर, और आवेश प्रवाह की दर अगर उसका बीजगणितीय योग शून्य है तो इसका मतलब आवेश हमारा क्या है? संरक्षित है, यानी आई हम रखते हैं डी क्यू डी टी के रूप में। और ये डी क्यू डी टी अगर ज़ीरो है तो सीधी सी बात है कि किसी भी चीज़ का डिफरेंशियल अगर ज़ीरो है तो वो चीज़ संरक्षित है, यानी आवेश क्या है? संरक्षित है। तो ये पहला नियम हमारा किरचॉफ का आवेश के संरक्षण नियम का पालन करता है। दूसरा नियम है हमारा वोल्टा का नियम, और वोल्टा नियम क्या कहता है कि बंद लूप में सभी वोल्टाओं और विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि समेशन ओवर आई ई आई टी प्लस किसी भी क्षण वी आई टी इज इक्वल टू 0। या फिर हम कहें कि ये जो वोल्टाएँ हैं, किसी भी जो भी जाल में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, बाधाएं जुड़ी हुई हैं, उनके अक्रॉस वोल्टा पतन है। तो इस वोल्टा पतन को हम ओम के नियम से आई आर के रूप में भी दर्शा सकते हैं। और जो भी सोर्स जुड़े हुए हैं उनका विद्युत वाहक बल को हम ई से दर्शाते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि समीशन ई का मान समीशन आई आर के बराबर होगा। सभी विद्युत वाहक बलों का योग सभी वोल्टाओं का योग के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो एनर्जी दी जा रही है परिपथ में वो ली जाने वाली एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू होता है। अब जनरली हम एक सर्किट को अगर इसको अप्लाई करें तो एक परिपथ हमने दिखाया है जिसमें एक R1 रेजिस्टेंस E1 बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, R2 रेजिस्टेंस E2 के साथ जुड़ा हुआ है, एक अन्य प्रतिरोध तीसरी शाखा में जुड़ा हुआ है। तो पहली शाखा में हमारे पास धारा जहाँ इसमें कि E1 और R1 है, I1 धारा बह रही है, जिसमें E2 और R2 जुड़ा हुआ है उस शाखा में धारा I2 बह रही है, और तीसरी शाखा में FC शाखा में हमारे पास धारा दोनों का सम हो गई आगे आके, तो ये I1 प्लस I2 धारा
बह रही है। अब यहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम नियम लगाएंगे, जैसे कि मैंने एक लूप को बोला किया है कि एक लूप मेरे पास है ABCDE और दूसरा लूप है DCGFD। तो प्रथम लूप में अगर मैं किरचॉफ का नियम लगाऊं तो जब मैं धारा की दिशा से चलना शुरू होती हूँ तो I1 R1 मैं लिखूँगी। अब मेरे पास सवाल ये उठता है कि मैं E1 को पॉजिटिव मानूँ या नेगेटिव। तो हम यहाँ ध्यान रखते हैं कि जब हम बराबर के रूप में रखते हैं कि समीशन E का योगफल वोल्टाओं के योगफल के बराबर होगा, तब उस स्थिति में जब हम सेल में धारा जा रही है ऋण से धन की ओर, तब उस स्थिति में हम इस विद्युत वाहक बल को पॉजिटिव मानेंगे। तो यानी अब मैं यहाँ क्या करूँ कि वोल्टाओं को विद्युत वाहक बलों के बराबर करूँ। तो फर्स्ट लूप अगर मैं देखती हूँ जो कि मेरा ABCDE है, तो इसमें मैं अगर किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाती हूँ तो मेरे पास आएगा, पहले हम वोल्टाओं को देखें तो वोल्टा पतन पहले होगा, मैं I1 धारा की दिशा को अपनी रेफरेंस धारा मान के चल रही हूँ। तो यहाँ पर पहले R1 में वोल्टा पतन होगा I1 R1, फिर दूसरी धारा जो I2 R2 में है वो अगर मैं देखूँ तो I2 धारा मैंने ली है, लेकिन I2 धारा की दिशा I1 के विपरीत है, इसलिए जो वोल्टा पतन होगा वो होगा I2 R2। अब ये मान हमारे पास बराबर होना चाहिए वोल्टाओं के विद्युत वाहक बलों के योगफल के, और अगर ये विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होगा तो मैं I1 धारा मेरी रेफरेंस की है, तो E1 की दिशा में चलती हूँ तो ऋणात्मक से धनात्मक चलती हूँ, तो इसलिए E1 मेरा पॉजिटिव हो गया। लेकिन जब मैं C से D की ओर आती हूँ तो E2 की दिशा में जब मैं जाती हूँ तो मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव मुझे जाना पड़ता है, इसलिए ये -E2 हो गया। तो हमारे पास समीकरण क्या आ गया, I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। इसी तरह अगर मैं दूसरे लूप में बात करूं जो कि मेरा DCGFD है, तो इसमें सबसे पहले अगर मैं वोल्टा पतन देखूं तो R2 में धारा सिर्फ I2 बह रही है। अब I2 मेरी रेफरेंस धारा है, तो यह मान हो जाएगा I2 R2, और R2 में बहने वाली धारा I1 प्लस I2 और वो इसी दिशा में बह रही है, इसलिए प्लस I1 प्लस I2 R2 आएगा। और अगर बैटरी के लिए अगर मैं देखूँ तो धारा की दिशा में मैं जब चलती हूँ तो ऋण से धन की ओर चल रही हूँ, इसलिए ये मान प्लस का बराबर का E2 हो जाएगा। यानी इक्वेशन मेरी बनी I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E2। और तीसरा जो मेरे पास लूप है वो मैं पूरा लेती हूँ ABGFA। इस लूप में अगर मैं देखूँ तो I1 की दिशा को अगर मैं रेफरेंस मानूँ तो वोल्टा पतन R1 में I1 R1 होगा, R2 में वोल्टा पतन सेम ही दिशा में, समान ही दिशा में I1 प्लस I2 R2 होगा। और एक ही सेल यहाँ जुड़ा हुआ है इस लूप में, जो कि अगर उसमें धारा मैं देखूँ तो माइनस से प्लस जाऊँगी, इसलिए इक्वल टू E1। तो मेरे पास समीकरण हो जाएगा I1 R1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E1। अब इन दोनों नियमों को हम कैसे परिपथों में लगाते हैं ये हम अपने लेक्चर में, अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ हमें ध्यान देना है कि जब हम नोड एनालिसिस करेंगे तो जो I इज इक्वल टू VY ओम का नियम है वो लगाएंगे, उस रूप में ओम का नियम लगाएंगे। जब किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे तो V इज इक्वल टू IZ की फॉर्म में हम वोल्टा का नियम लगाएंगे। तो यानी नोड एनालिसिस में पहला नियम लगेगा किरचॉफ का, और ओम के नियम की हम फॉर्म यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू VY, और दूसरे नियम में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे लूप एनालिसिस में, और उसमें यूज़ करेंगे फॉर्म ओम के नियम की V इज इक्वल टू IZ। धन्यवाद।